नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब के पटियाला में एक पालतू पिटबुल डॉग के आतंक का मामला सामने आया है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कपल के ऊपर ये पिटबुल डॉग हमला कर देता है और उसके बाद आसपास में मौजूद लोगों को इस पिटबुल डॉग के चंगुल से कपल को छुड़वाने के लिए कई बार डॉग के ऊपर डंडे से वार करना पड़ता है, जिसके बाद आखिरकार पिटबुल डॉग इन दोनों कपल को छोड़ देता है। लेकिन इस घटना में जो कपल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और महिला की सर्जरी भी की गई है। मामले को लेकर जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक ये जो पालतू डॉग था ये पिटबुल ब्रीड का था और इसने पहले महिला को अपने निशाने पर लिया। जब महिला को छुड़वाने के लिए महिला का पति बीच में आया तो उसने दोनों पर ही हमला कर दिया और दोनों को लहूलुहान कर दिया। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पंजाब पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है और पिटबुल डॉग के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर थाना अनाज मंडी पटियाला में पंजाब पुलिस ने बीएनएस की धारा 291, 125A और 125B के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में जो डॉग ओनर है उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही डॉग के मालिक का पता चल जाएगा तो उनका नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया जाएगा। ये मामला मंगलवार की शाम का बताया जा रहा है, जब एक प्रॉपर्टी डीलर एक कपल को लेकर घर दिखाने के लिए पटियाला में गया था और वहीं पर ये घटना हुई है। इस मामले को लेकर लगातार हैरान करने वाली ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि पिटबुल डॉग ने दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले महिला को अपनी चपेट में ले लिया, महिला को काटना शुरू कर दिया और उसके बाद जब महिला के पति ने महिला को छुड़वाने का प्रयास किया है तो इस दौरान महिला के पति पर भी हमला कर दिया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस घर से ये पिटबुल डॉग निकलकर बाहर आया था उसकी मालकिन भी बाहर आती है। डंडे से वो कपल को पिटबुल डॉग के चंगुल से छुड़वाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन पिटबुल डॉग पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था, जिसके बाद आसपास के 2-3 लोग और आते हैं और किसी तरह से डंडों से मारकर पिटबुल डॉग को अलग करते हैं और उसके बाद जो घायल अवस्था में जो कपल है उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस मामले में जो पीड़ित पति है उसने इंसाफ की मांग की है और पंजाब पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो पिटबुल डॉग कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया उनका नाम अंकित है। अंकित और उनकी पत्नी को एक प्रॉपर्टी डीलर एक मकान दिखाने के लिए ले गया था। उसे अंदेशा नहीं था कि अंदर एक पिटबुल डॉग है और उसने गलती से घर का दरवाज़ा खोल दिया, जिसके बाद अचानक से ही ये पिटबुल डॉग बाहर आया और देखते ही देखते उसने पहले अंकित की पत्नी पर हमला किया और जब अंकित ने अपनी पत्नी को छुड़वाने का प्रयास किया तो पिटबुल डॉग ने अंकित पर भी हमला कर दिया और दोनों को गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया। पिटबुल डॉग की पकड़ इस तरह की थी कि आसपास के लोगों को और खुद जो घर की मालकिन थी उनको पिटबुल डॉग के चंगुल से दोनों को छुड़वाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अंकित और उनकी पत्नी को इस पिटबुल डॉग ने कुछ देर तक लगातार नोचे रखा, जिसके बाद इन दोनों को जब छुड़वाया गया तो सीसीटीवी फुटेज में दोनों लहूलुहान हालत में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर कर ली है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के जो पेट डॉग हैं, जिनमें ख़ास तौर पर पिटबुल डॉग जैसी जो खतरनाक ब्रीड के डॉग हैं उनको लेकर जो डॉग ओनर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से इतने खतरनाक कुत्ते अगर घर में पाले जाते हैं तो वो घर पर आने वाले या राहगीर लोगों पर अगर हमला करते हैं तो जवाबदेही डॉग ओनर की बनती है और इस मामले में भी पुलिस जल्द से जल्द डॉग ओनर की पहचान करके उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसमें उसका नाम ऐड कर सकती है। एफआईआर में नामजद तौर पर डॉग ओनर का नाम दाखिल किया जा सकता है। फिलहाल इस घटना के बाद जो अंकित हैं वो उनकी हालत फिर भी स्थिर है, लेकिन उनकी पत्नी की सर्जरी हुई है और उनका लगातार पटियाला के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक मोबाइल शोरूम में घुसकर कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लाठी डंडों के साथ कुछ युवक मोबाइल शोरूम में घुसते हैं और मोबाइल शोरूम में जमकर तोड़फोड़ करते हुए ये लोग सीसीटीवी कैमरे में देखे गए हैं।
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये घटना फरीदाबाद जिले के डबुआ गाजीपुर रोड पर स्थित मोबाइल शोरूम की है, जहां पर स्कॉर्पियो पर सवार होकर आए बदमाशों ने मोबाइल शोरूम के व्यापारी पर हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी डंडों से शोरूम के अंदर भी जमकर तोड़फोड़ की है। अचानक हुए इस हमले से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ और पिटाई करने के बाद व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर ये युवक मौके से भाग निकले। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसे हरियाणा पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के रहने वाले एक स्थानीय व्यापारी का ये शोरूम है और वहाँ पर बुधवार को शाम करीब 4 बजे कुछ लोग दुकान पर आए थे और इसमें मनीष यादव नाम का एक युवक भी था जो कि पड़ोस में ही रहता है और वो अपने साथ 4 से 5 बदमाशों को लेकर आया था। सभी के हाथ में डंडे, रोड थे, लाठियाँ थी और इन लोगों ने शोरूम के तमाम शीशे के दरवाजे तोड़ दिए और मोबाइल शोरूम के अंदर भी जमकर तोड़फोड़ की। इस पूरे मामले को लेकर व्यापारी का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं है कि उन पर यह हमला किस लिए किया गया। उन्होंने सिर्फ अपने पड़ोस में रहने वाले मनीष यादव नाम के एक युवक की पहचान की है, लेकिन अन्य लोग जो मनीष यादव के साथ आए थे उनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जो आरोपी मनीष यादव सीसीटीवी फुटेज में तोड़फोड़ करता हुआ अपने साथियों के साथ रिकॉर्ड हुआ है, वो कुछ दिन पहले पड़ोस में एक कार्यक्रम के दौरान व्यापारी से मिला भी था और कोई भी ऐसी रंजिश की बात नहीं थी। इसी वजह से हैरानी की बात यह है कि मोबाइल शोरूम पर आखिरकार हमला क्यों किया गया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हमलावरों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और इनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है। फिलहाल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशी की ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो में बदमाश दुकान में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने दुकान के शीशे और काउंटर को पूरी तरह से तोड़ दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही डबुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया और पूरे हालात का पुलिस के द्वारा जायज़ा लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। थाना इंचार्ज सुमेर ने बताया है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। वारदात की वजह क्या रही और इसके पीछे ये हमलावर किस मंशा के साथ आए थे और ये कौन लोग थे, इसकी पहचान करने में लगातार हरियाणा पुलिस जुटी हुई है। पंजाब का पानी के बंटवारे को लेकर अपने पड़ोसी राज्यों राजस्थान और हरियाणा के साथ पिछले कई दशकों से लगातार विवाद चल रहा है। अब इसी विवाद में पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी को नोटिस बताते हुए राजस्थान सरकार से 144 लाख करोड़ से ज़्यादा की बकाया रॉयल्टी को जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग ने राजस्थान सरकार को ये चिट्ठी लिखी है और 144 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो बकाया राशि है जो कि बतौर रॉयल्टी राजस्थान पर बकाया है, उसे जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर 30 दिन के अंदर ये भुगतान नहीं किया गया तो पंजाब सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर अदालत का रुख किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा से बाखड़ा नहर के रखरखाव के लिए 312 करोड़ से अधिक की बकाया राशि भी जल्द से जल्द क्लियर करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार को 30 दिनों के भीतर बकाये का भुगतान करने के लिए कहा गया है और अपना जवाब भी देने के लिए पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है। ऐसा ना करने पर पंजाब सरकार अदालत और संवैधानिक रास्ता अपनाएगी, ये बात भी चिट्ठी में लिखी गई है। इससे पहले पंजाब सरकार ने इसी साल 18 मार्च और 4 मई को भी राजस्थान सरकार को पत्र लिखे थे, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से इन दोनों ही चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया था, जिसके बाद अब नोटिस के तौर पर ये चिट्ठी जारी की गई है और 30 दिन में रॉयल्टी का जो बकाया है वो क्लियर ना होने पर अदालत में आगे संवैधानिक कार्रवाई और कानूनी तौर पर इस पूरे मामले को आगे ले जाने की बात पंजाब सरकार के द्वारा कही गई है। हरियाणा को भी नोटिस भेजा गया है। हरियाणा सरकार को पंजाब सरकार ने कहा है कि 1961 से लेकर 2025 तक की अवधि के लिए पानी की रॉयल्टी और बाखड़ा नहर के रखरखाव का 312 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसे जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। पंजाब के मुख्य सचिव ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखकर बाखड़ा नहर के रखरखाव के 312.59 करोड़ रुपए के बकाये को तुरंत भुगतान करने को कहा है। वहीं 10 मिलियन एकड़ फीट औसत पानी की रॉयल्टी पर 8%
ब्याज जोड़कर भी पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा पर दावा किया गया है। पंजाब के सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि राजस्थान को पानी देने के लिए 1920 में महाराजा बीकानेर के साथ समझौता हुआ था। समझौते में पानी की मात्रा और भुगतान की शर्तें स्पष्ट रूप से तय की गई थी। राजस्थान की ओर से 1961 तक पानी की रॉयल्टी का भुगतान किया गया, लेकिन इसके बाद भुगतान बंद कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार के मंत्री ने कहा कि पैसे क्यों बंद किए गए और किसने बंद किए, पिछली सरकारें जनता को बताएं, क्योंकि पूर्व में पंजाब में अकाली बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन इन सरकारों ने ये पैसा राजस्थान सरकार से लेने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार का कहना है कि पंजाब के साथ पानी के मुद्दे पर हमेशा ही धक्का हुआ है। गैर रिपेरियन राज्य को भी पानी दिया गया, जिसे पंजाब कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल पंजाब के मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब पानी की रॉयल्टी लेकर रहेगा और उसका पूरा बकाया जो राजस्थान सरकार को देना होगा, अब उसका भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो पंजाब सरकार की ओर से अदालत का रुख किया जाएगा और संवैधानिक तौर पर भी इस मामले को उठाया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर हम आपको बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 4 सितंबर 1920 को शिमला में बीकानेर के महाराजा, बहावलपुर के नवाब और पंजाब राज्य के बीच पानी के बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ था। उसके बाद नवंबर 1927 में हुसैनीवाला हेडवर्क्स के जरिए भी पानी की आपूर्ति शुरू की गई थी। सतलुज वैली प्रोजेक्ट 1920 के तहत बीकानेर के राजा पर 6.50 प्रति एकड़ सालाना जल सेस लगाया गया था। 1960 में सिंधु जल संधि लागू होने तक राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब को पानी की रॉयल्टी दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद राजस्थान सरकार ने रॉयल्टी देनी बंद कर दी थी। पंजाब सरकार ने अब 1960 से लेकर 2025 तक के रॉयल्टी दावे के लिए मौजूदा फार्मूले के तहत लागत 141.20 प्रति एकड़ सालाना तय की है और इसी आधार पर राजस्थान सरकार पर कुल बकाया 144 लाख करोड़ से अधिक का बताया गया है और राजस्थान सरकार को जल्द से जल्द ये पैसा क्लियर करने के लिए कहा गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले भी पंजाब का हरियाणा और राजस्थान के साथ पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहता है। पंजाब का कहना है कि पहले ही पंजाब के पास पानी की कमी है, ऐसे में अगर दूसरे राज्यों को पंजाब से पानी दिया जा रहा है तो उसके बदले में जो रॉयल्टी तय की गई है, जो पिछले जल समझौते हुए हैं, उसी के आधार पर जो बकाया राजस्थान और हरियाणा के पास है और हरियाणा सरकार को जो बाखड़ा नहर और अन्य नहरों के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए पैसा देना है, वो पैसा अब इन सरकारों को देना होगा, नहीं तो पंजाब के पास इतना पानी नहीं है कि वो राजस्थान और हरियाणा को दे सके। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विदेश जाने की चाह रखने वाले पंजाब के युवाओं के साथ अक्सर ट्रैवल एजेंट धोखा कर देते हैं और विदेश जाने पर डंकी रूट या अन्य कई रूट्स के माध्यम से इन युवाओं को बताया किसी और देश के लिए जाता है, लेकिन किसी अन्य देश में इनको जाकर फंसा दिया जाता है। कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है जालंधर के फिल्लोर के रहने वाले एक युवक के साथ, जिसे एजेंट ने इटली भेजने के नाम पर केन्या भेज दिया और केन्या भेजने के बाद इस युवक को कुछ लोगों ने अगवा कर दिया और अब युवक के परिवार से फिरौती की मांग की जा रही है। जालंधर का रहने वाला ये युवक इटली जाने के लिए विदेश गया था, लेकिन केन्या में इसे एक आपराधिक गिरोह ने बंधक बना लिया है। गिरोह ने युवक की पिटाई करने के बाद वीडियो बनाकर उसके परिवार को व्हाट्सएप किया है और रिहाई के लिए $70,000 यानी करीब 58 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। युवक के पिता के मुताबिक बेटे को इटली भेजने के लिए एजेंट के साथ 9.5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। 2 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे और एजेंटों ने पहले केन्या और वहां से इटली भेजने की बात परिवार को बताई थी, लेकिन 5 अगस्त को बेटा जयपुर से दुबई होते हुए केन्या तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर उसे और अन्य 2 पंजाबी युवकों को बंधक बना लिया गया है। परिवार के मुताबिक खुद को खान बाबा बताने वाले एक गैंगस्टर के गैंग से जुड़े इन लोगों ने पंजाबी युवकों को बंधक बना लिया है और बताया जा रहा है कि खान बाबा नाम के इस गैंगस्टर का एजेंट परमजीत सिंह के साथ पैसों का विवाद चल रहा है। इसी के चलते उसने इन पंजाबी युवकों को बंधक बना लिया है और अब युवकों के परिवार से फिरौती की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जालंधर के फिल्लोर के रहने वाले युवक के परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि अब एजेंट परमजीत सिंह फ़ोन नहीं उठा रहा है। परिवार ने पंजाब पुलिस से उन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने इटली भेजने के नाम पर युवाओं को केन्या भेज दिया और वहां पर अब इन युवाओं को बंधक बना लिया गया है। बताया जा रहा है कि
जिस युवक को वहाँ पर कीनिया में बंधक बनाया गया है उसका नाम राकेश है और राकेश के पिता कश्मीर लाल ने बताया है कि उन्होंने बेटे को इटली भेजने के लिए ही ट्रैवल एजेंट्स के साथ पूरी डील फाइनल की थी, लेकिन धोखे से ये कहा गया कि पहले युवक को कीनिया भेजा जाएगा और वहाँ से आगे इटली के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और फिलहाल परिवार को मारपीट के वीडियो लगातार कीनिया से भेजे जा रहे हैं और युवक राकेश को छोड़ने के नाम पर 70 लाख डॉलर की फिरौती मांगी गई है। जो जालंधर के फिलौर का युवक है उसके परिवार ने यह भी जानकारी दी है कि 2 अन्य और पंजाबी युवक हैं जिन्हें भी इटली भेजने के नाम पर कीनिया भेजा गया था और यहां पर खान बाबा नाम के गैंगस्टर ने इन युवकों को बंधक बना रखा है। फिलहाल पंजाब पुलिस से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की गई है। इसके साथ ही पीड़ित युवक के परिवार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कीनिया के हाई कमीशन और सरकार के साथ इस मामले को उठाया जाए ताकि जिन पंजाबी युवकों को कीनिया में बंधक बनाकर रखा गया है, जो खान बाबा नाम का गैंगस्टर है जो कि लगातार इस तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। केन्या की पुलिस इस पूरे मामले में दखल दे और जो युवक बंधक बनाकर रखे गए हैं उन्हें जल्द से जल्द छुड़वाया जाए। ये मांग लगातार पीड़ित परिवार के द्वारा की जा रही है। हादसा इस तरह है जी, मेरा लड़का राकेश कुमार जी जो ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰ ਸਿੰਘਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਪੂਥਲਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ। 8 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਉੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10:23 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਜੀ, ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 20 ਸਕਿੰਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ $70,000 ਦਾ ਜੀ। $70,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੋਗੰਡਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋਗੰਡਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ?
ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰ ਸਿੰਘਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਲੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਗੰਡਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ $70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਟ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਗਵਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਬ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਮਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ एसएसपी ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के कारण पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के राजगढ़ में सामने आई है, जहां पर एक 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये मकान पहाड़ी के किनारे पर बना था और बुधवार की दोपहर को अचानक ही देखते ये 3 मंजिला मकान खाई में समा गया।
बताया जा रहा है कि घटना सिरमौर जिले के राजगढ़ की है, जहां पर बुधवार की दोपहर को दीदग पंचायत के छिछड़ियाधार गांव में ये मामला सामने आया है। जब ये मकान नीचे गिरा उस वक्त घर के अंदर 4 लोग मौजूद थे और इस घटना में मां और बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई है, जबकि 2 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र करीब 1.5 से 2 साल बताई जा रही हैं, वो इस घटना में घायल हुई हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर बने हुए इस मकान को गिरते हुए देखा गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चंद ही सेकंड में ये 3 मंजिला मकान खाई में समा गया, क्योंकि जिस जगह पर ये मकान बना हुआ था वो बारिश के कारण लगातार पहाड़ी का वो हिस्सा काफ़ी नरम पड़ गया था और इसी कारण से माना जा रहा है कि मकान अचानक से खाई में जा गिरा है। इस घटना में बताया जा रहा है कि मकान भीम सिंह नाम के व्यक्ति का था और इस घटना में भीम सिंह की पत्नी 60 साल की निर्मला देवी और उनकी बेटी पूजा जिसकी उम्र 32 साल थी, इन 2 महिलाओं की मौत हुई है। इस घटना में बताया जा रहा है कि 2 मासूम बच्चे भी उस वक्त घर में थे जो कि बाल बच गए हैं। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उनको चोटें आई हैं लेकिन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए थे और कड़ी मशक्कत के बाद जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जा सका। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अन्य कई इलाकों में भी फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चंबा में बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर को सतरुंडी नाला में एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की घटना के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और उसके बाद तेज उफान से पानी वहां पर आ गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन जारी करके 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों के लिए जारी किया है। ख़ास तौर पर 13 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और हमीरपुर, चंबा, मंडी, शिमला और सोलन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जो अब तक की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अभी भी कुछ स्टेट और नेशनल हाईवे मिलाकर कुल 204 सड़कें बुरी तरह से प्रभावित हैं, जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही सुचारू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन के द्वारा दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 45 बिजली के ट्रांसफार्मर और 84 पेयजल की योजनाएं भी ठप पड़ी हैं, जो कि लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से प्रभावित हुई हैं। फिलहाल मॉनसून सीजन में अब तक जो हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 910 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज़्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी को हुआ है। पीडब्ल्यूडी को करीब 686 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है, जबकि जल शक्ति विभाग को 203 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। अब तक जो हिमाचल प्रदेश में पूरे इस मानसून सीजन में जो लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं उसके मुताबिक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं फ्लैश फ्लड में एक व्यक्ति की जान गई है। तो ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल में अब तक 67 घर लैंडस्लाइड की घटनाओं के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इन घरों को नुकसान हुआ है या फिर ये घर ढह गए हैं, जबकि 268 मकानों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। तो मानसून के दौरान अक्सर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और अब एक बार फिर से मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के कारण, फ्लैश फ्लड के कारण इसी तरह के नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है और हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आज राजगढ़ उपमंडल के अंतर्गत गांव चिचड़िया में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। इस हादसे में श्री भीम सिंह पुत्र चेत सिंह का जो रिहायशी मकान था 3 मंजिला, वो अचानक गिर गया और गिरकर ध्वस्त हो गया। और जब ये मकान गिरा तो इस मकान के अंदर 2 महिलाएं और 2 बच्चे थे और जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन 2 महिलाएं वो मृत पाई गई और जो 2 बच्चे हैं अभी तक वो ठीक हैं, उनका उपचार चला हुआ है। और एक महिला इसमें ऐसे थे जो कुछ ही क्षण पहले मकान के बाहर निकले थे, तो वो अपने बच्चे को बचाते बचाते हल्की सी चोटें उनको आई हैं, तो वो अभी तक वो सुरक्षित हैं। तो मैं प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता पीड़ित परिवार की जा रही है।
इनको जो राहत नियमावली के अंतर्गत राहत होगी वो दी जाएगी और जो भी संभावित सहायता होगी परिवार की वो की जाएगी। मैं अपने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। तो सर अभी फौरी राहत मिली? हाँ, हम दे रहे हैं। अभी हमारा पूरा स्टाफ आया हुआ है और क्योंकि जो उनके परिवार के मुखिया हैं सदमे में है, जैसे ही उनको बताएंगे तो हम उनको फौरी राहत भी देंगे और जो भी इंतज़ाम करना होगा वो हम पूरा अच्छे प्रकार से करेंगे। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।